नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। चीन में कोरोना से मचे हाहाकार के बीच भारत में एक बार फिर से महामारी का खौफ मंडराने लगा है। इसके चलते देश में मामूली सख्तियों का दौर भी शुरू हो गया है। कुछ देशों से भारत आ रहे लोगों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी किया गया, तो कहीं मास्क अनिवार्य कर दिया गया। दरअसल एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 40 दिन भारत के लिए काफी गंभीर हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसके लिए हमें ज्यादा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। तो क्या भारत में जनवरी में फिर आएगी कोरोना की लहर? अगर ये सच साबित हुआ तो अगले 40 दिन देश के लिए मुश्किल हो सकते हैं। जी हाँ, कोरोना का प्रभाव दुनिया में एक बार फिर से दिखने लगा है। इस हालात को देखते हुए एक्सपर्ट्स अब चिंता जता रहे हैं। ऐसी आशंका है कि जनवरी महीने के आखिर तक कोरोना भारत में अपने पैर पसार सकता है। इस खबर से लोगों में एक बार फिर से डर का माहौल बन गया है और वो सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या एक बार फिर से देश लॉकडाउन की गिरफ्त में आ सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या देश उसके लिए तैयार है? देश में कोरोना का भय इसलिए देखा जा रहा है कि देश में अन्य राज्यों में कोरोना की नई वेरिएंट BF7 के मरीज मिलने लगे हैं। सरकारें सचेत हैं और तैयारियों में जुटी हुई हैं, मगर डर इस बात का है कि हालात कोरोना की दूसरी लहर जैसे ना हो जाएं। दरअसल पहले भी ऐसा देखा गया कि ईस्ट एशिया को प्रभावित करने के लिए 30 से 35 दिनों बाद ही भारत में कोविड-19 की नई लहर पहुंची थी। इसलिए ये एक ट्रेंड बन गया है, जिसके आधार पर ये दावा किया जा रहा है कि हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस बार कोरोना का संक्रमण लोगों के लिए ज्यादा गंभीर नहीं है। ऐसे में अगर कोई लहर आती है तो मरीजों की मौतें, एडमिट होने की संख्या काफी कम रहेगी। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट BF7 पर दवाई और वैक्सीन कितनी असरदार हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय इसको लेकर स्टडी कर रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में 6000 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 39 अंतर्राष्ट्रीय यात्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर हम कितने तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 40 दिन हमें बहुत संभल के रहने की जरूरत है, बचाव करने की जरूरत है कोरोना की। और जो गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की गई हैं, उस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि हमें अपना बचाव करने की जरूरत है। उसके लिए सावधानी बरतने की जरूरत है। मास्क जरूर लगाएं, मास्क का प्रयोग जरूर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। इसके साथ ही अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दिया जाए और उसको इम्यूनिटी को बेहतर करने पर, उसको दुरुस्त करने पर हमारा ध्यान होना चाहिए। अगले 40 दिन कोरोना को लेकर अलर्ट जारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 40 दिन हमें ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले 40 दिन कोरोना की अगली लहर आने की पूरी संभावना है, जिसको लेकर हमें पहले से ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और इसी के लिए एक्सपर्ट्स ने भी सलाह दी है कि जो गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है वो पूरी की जाए लोगों की तरफ से, क्योंकि सरकार सिर्फ गाइडलाइन जारी कर सकती है और उस पर अमल लोगों को ही करना होगा। इसलिए जरूरत है ध्यान देने की, अपना बचाव खुद करने की। और इसके लिए मंगलवार को देश भर के सभी अस्पतालों में केंद्र सरकार द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया था, जिसमें हमें कोरोना से निपटने की जो हमारी तैयारी है उसके बारे में हमें पता चला कि हमें कहां पर अपने आप को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और कितना काम हमें अभी और अपने विभाग में करने की ज़रूरत है कोविड संबंधी। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर आनंद शुक्ला जुड़ गए हैं। शुभारती मेडिकल कॉलेज में MD हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस में जुड़ने के लिए। सर, एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 40 दिन काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अगर कोरोना जनवरी के लास्ट तक भारत में पैर पसार लेता है तो हम क्या करेंगे, किस तरीके के हालात बनेंगे और अगले 40 दिन हमारे लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं? 40 दिन नहीं बल्कि ये जून तक जाएगा। प्रयागराज में शायद कुछ डॉक्टर लोगों ने ऐसा स्टेटमेंट दिया है जी, लेकिन हकीकत ये है कि अभी एक कोरोना वेरिएंट जो वहाँ पे चल रहा है, वहाँ की न्यूज पक्की है नहीं, जी, वो लोग
न्यूज़ बहुत ज़्यादा स्क्रीन करते हैं, हाइड आउट करते हैं। हमने भी देखा, हमें भी कुछ न्यूज़ मिला है कि वहाँ पे काफ़ी लाशें बिछी हुई हैं और लोग मर रहे हैं धड़ाधड़। लेकिन अभी चूंकि लाइट में नहीं आ रही है, ये सब बातें न्यूज़ में नहीं आ बिल्कुल रहा सर, है। चीन से जो और वीडियोस वायरल हो रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं अस्पतालों की, वो डराने वाली हैं, चिंता वाली है। हालांकि चीन सरकार इन सब को नकार रही है, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, वहां हालात संभले हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत डराने वाली है। तो कितना सतर्क रहने की जरूरत है हमें? जी बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है, उस पर कोई जी। भरोसा नहीं। और उन लोगों का जो जिनपिंग तो हाइड आउट कर रहे हैं। और रही बात कि 2019 में जो आया था पहला कोरोना, वो भी छिपाया गया था। और उसमें भी वुहान में बहुत लोग मरे थे। 70 करोड़ आदमियों को इन्होंने वो किया था, क्वारंटाइन किया रहा था। बिल्कुल सर। डॉक्टर आनंद, आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल सर, कहिए। अब ये समस्या है कि उस समय भी डॉक्टर लोग प्रिडिक्ट किए थे जी। सेकंड टाइम कि अभी नहीं होगा और खतरनाक नहीं होगा, और इतना खतरनाक हुआ कि सारे लंग्स डैमेज हो गए, लोग धड़ाधड़ मरने लगे, ऑक्सीजन की कमी बहुत ज्यादा होने लगी। तो इन लोगों के भविष्यवाणियों पे न रहें, सरकार को मुस्तैदी और तैनाती जरूरी है। और हम लोग ये सब चीजें यहाँ पे बरकरार रखे हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर, हम सुन रहे हैं आपको। अच्छा, तो अब ये अभी कल ही बात हुई थी हेल्थ मिनिस्टर से और प्रधानमंत्री के कोई सेक्रेटरी थे, उन लोगों ने यहाँ शुभारती के लिए भेजा था कि जी। आप कैसे चेक किया जाए BF.7। तो उसके लिए मशीनों की भी बात हुई थी कि जीन सीक्वेंसिंग की मशीनें आ गई हैं, जी। धड़ाधड़ चेकिंग होगी। तो हमारे हिसाब से हमें तैनात रहना है और हमें तरह तरह की फालतू की प्रेडिक्शन नहीं करना। जी सर। 2008 में जब प्रेडिक्शन किया गया था तब इसको मजाक उड़ाया गया था। 2019 में भी प्रेडिक्शन किया गया था नवंबर में, तब भी मजाक उड़ाया गया था। और ये सारी चीजें उसी तरीके से हुई। तो अब ये चौथी बार भी हमें खतरा है, कोई इसमें दो राय नहीं है, हमें तैनात रहना है, भले खतरा नहीं उत्पन्न हो। इसके लिए भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये नहीं मान के चलना है कि पता नहीं ये बायोकेमिकल्स या लैब मेड है, ये नेचुरल है, नन नोज, कुछ पता नहीं चल रहा। जी बिल्कुल सर, पिछली बार जब कोरोना आया था तब हम अलर्ट नहीं थे, अब तो सरकार भी अलर्ट है, लोग भी अलर्ट है, और हमें पता है कि हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है। तो कितनी सतर्कता लोगों को बरतनी चाहिए, यहाँ पर कितना अपना ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, बहुत ज्यादा सतर्कता है, क्योंकि तभी बांग्लादेश में कम से कम लाखों पर डे निकल रहे हैं लोग। और दूसरी बात यहाँ पे है, ये हर जगह एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग स्टार्ट कर दिया। अभी तो रैंडम था, रैंडम का मतलब होता है कोई कोई जो सिम्टम वाला उन के लिए, लेकिन अब यहाँ पे सबको स्क्रीनिंग टेस्ट कराएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा म्यांमार और वहाँ से थाईलैंड में है, वो भी न्यूज में नहीं आ रहा है। उसका कारण है WHO बहुत ढीला है। जी। WHO ने डाटा नहीं भेजा अभी तक। जी। अभी तक कोई उनके हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कोई बात नहीं आई। तो अब हम लोग तो खुद तैयार हैं। इसी कारण इसमें हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद भी देना चाह रहे हैं कि वो फटाफट उन्होंने सबको नोटिस भी दे दिया, जिसमें राहुल जी भी थोड़ा भड़क गए थे। जी। तो ये हमने तैयारी करनी है, कहीं रुकावट अभी नहीं है। लेकिन इसी कारण आज कम से कम 4-5 मुश्किल से 3000 केसेज है। जी। तो इतना बड़ा पॉपुलेशन है कि फैलते देर नहीं लगेगी। जैसे चाइना में सब फैल गया, हर प्रांतों में उनके पहुंच गया और लोग मर रहे हैं, जी। यहाँ भी मरना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए प्रिवेंशन बहुत जरूरी है। सरकार का ध्यान है बूस्टर डोज लगवाना, मास्क लगवाना तथा भीड़ भरे जगहों पे नहीं जाना, ये सारी चीजों का पालन करना है। कोई प्रेडिक्शन वगैरह के चक्कर में नहीं रहिए कि ये हल्का होगा या तगड़ा होगा। या सर, अगर इस नए वेरिएंट की बात की जाए BF.7, ये नया वेरिएंट पिछले वेरिएंट से कितना खतरनाक है और इससे हमें कैसे बचना है? क्या क्या तरीके हैं जो हम अपने बचाव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं?
देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि जनता के लिए बड़ा जरूरी है जी और जनता के फेवर में मीडिया ने काम किया है। जी और सर। दोबारा अभी लोग काम कर रहे हो। ये 16 से 18 गुना खतरनाक है, बहुत तेजी से फैल रहा है और टॉक्सिसिटी भी है। इसका शुरुआत जो लक्षण हो रहा है, इसमें माइल्डिया ज्यादा है, कफ कोल्ड तो है ही है, साथ में जो है बदन में दर्द बहुत तेजी से हो रहा है, जैसे चिकनगुनिया वाला था। और कमाल की बात है कि अगर मान लीजिए BF.7 नहीं है तो साथ में और भी जो है, डेंगू भी है, ये चिकनगुनिया भी है, जी। सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं। तो इसलिए ये सब चीजों को रोका जाएगा। इसके प्रिवेंशन के लिए, रोकथाम के लिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि मास्क जरूरी है, हाथ धोना जरूरी है, 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, तथा भीड़ भरे जगहों पे न जाएं जी। और मास्क लगा के जरूर जाएं। यही सब चीजें, ज्यादा से ज्यादा ट्रेवल न करें, घरों में रहें और एक दूसरे से छुआछूत का बरकरार रखें। सर, हमारे साथ चर्चा में डॉक्टर अनिल कुमार भी जुड़ गए हैं, कैलाश हॉस्पिटल के पूर्व सीएमओ रह चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस में आपका। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जनवरी में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है, कोरोना का पीक आ सकता है जनवरी में। तो क्या क्या सरकार को गाइडलाइन जारी करने की जरूरत है? क्योंकि अभी सख्ती से मास्क के लिए हालांकि अपील की जा रही है, लेकिन मास्क अनिवार्य नहीं किया गया है। कुछ राज्यों में भले से ही मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। तो सरकार को क्या क्या सख्ती बरतने की जरूरत है, किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? करना चाहिए ठीक से ना। पहले सबसे पहले हमें एयरलाइन पे देखना है, तो बाहर से ही वायरस आएगा, जो भी आएगा BF.7 का। और हिंदुस्तान में जो अभी तक BF.7 के जो केसेस है, उसमें अभी तक जीनोम सीक्वेंस हम लोग करा पाए हैं, उसमें अभी फाइनल नहीं हुआ कि BF.7 नहीं है। और तो जो जैसे सरकार ने मास्क लगाने के लिए बोला है या सैनिटाइजर करने के लिए बोला है और लोगों की दूरी मेंटेन करने के लिए बोला है, जी। जो पहले से अल्फा और डेल्टा ओमिक्रॉन में जो हमको, वो लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि देखो, वायरस का किसी से कोई प्यार तो होता ही नहीं है, कब किसी को पकड़ ले, गलत कह रहा हूँ। तो लोगों को मास्क लगा के रखना चाहिए। सरकार अपनी पूरी सहानुभूति के साथ लोगों के साथ लगी हुई है और लोगों को बार बार अब टीवी चैनल को बता रहे हैं लोगों की दूर मेंटेन करें, मास्क लगाएं और सैनिटाइज रखें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं। और जिसकी इम्यूनिटी का, कुछ लोगों को बाहर वाले एरिया में नहीं जा सकता, तो सरकार को ये हम लोगों को बात को आगाह कर रहे हैं कि भी हो सकता है कि ऐसा ना हो जाए जैसे डेल्टा वेरिएंट के साथ हुआ, लोगों में जो थी वो ऐसे ही हुआ था कि लोगों ने मास्क लगाना बंद कर दिया था जी। सर, अभी भी आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अभी अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। सबको कई ऐसे लापरवाह लोग आपको दिखेंगे, ना मास्क पहन रहे हैं, बेवजह की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। ऐसे लापरवाह लोगों की वजह से पिछली बार भी संक्रमण बढ़ा था, अब भी बढ़ सकता है। क्या आप इन लोगों को कहना चाहेंगे? मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि मास्क लगा के आए और अपना जो भी है सैनिटाइजर रखें और 2 गज की दूरी मेंटेन करके रखें, भीड़ भाड़ वाले उसमें न जाएं, बच्चों को सतर्क रखें, बच्चों को मास्क लगाएं और जैसे न्यू ईयर पार्टी जो लोग करेंगे वो डिस्टेंस मेंटेन करके करें, अगर करनी है तो नहीं तो अपने घर में रहेंगे तो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी उन लोगों के लिए। सर, अगर एक्सपर्ट्स का जो अंदेशा है वो सही निकलता है, कोरोना का पीक अगर आ जाता है जनवरी के लास्ट तक, संक्रमण दर बढ़ता है, तब हमें क्या कुछ करने की जरूरत है? तब हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? देखिए, कंट्रोल हम जैसे पहले डेल्टा और ओमिक्रॉन को हमने कंट्रोल किया था, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो 7 से 10 केस आए हैं, उन लोगों का जो इलाज चल रहा है वो उसी तरीके से इलाज चल रहा है जैसा हम ओमिक्रॉन और डेल्टा में करते थे। अगर कोई सीवियरिटी होती है तो उसको हम ऑक्सीजन देंगे और उसको अगर किसी को ज्यादा ही उसका सैचुरेशन घटता है तो हम उसको जो उस पर वेंटिलेशन पे लेके जाएंगे जी। और फिर अपनी तरीके से जैसे एंटीबायोटिक्स और जो भी हम ब्रोंकोडायलेटर और जो भी देते हैं सपोर्ट, वो सब चीजें देंगे। उसी तरीके से अभी उसका इलाज हो रहा है। जो भी नए पेशेंट अब पकड़े गए हैं, जो जिनका इलाज चल रहा है, वो जैसे ओमिक्रॉन और डेल्टा का ट्रीटमेंट करते थे उसी तरीके से हमें ट्रीटमेंट करना। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्प्रेड ज्यादा होता है, 100 लोगों को में से 18% लोगों को इसका फैलने का ज्यादा खतरा है और ओमिक्रॉन का जो और डेल्टा का था वो 7 से 8 लोगों को इन्फेक्ट करता था। जितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा है, पर अभी इसकी कोई इतनी सीवियरिटी इंडिया के अंदर नहीं आई है कि हाँ भाई इसमें कोई ऐसी बड़ी इमरजेंसी आई है BF.7। बिल्कुल, लेकिन फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। डॉक्टर आनंद जी, मंगलवार को देश भर के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया गया था ताकि हमें पता चल सके कि हम कितना तैयार हैं। क्या लग रहा है आपको, इससे सरकार को कितनी मदद मिलेगी अपनी कमजोरी जानने पर? किस जगह पर, किस स्तर पर उसे काम करने की जरूरत है? सरकार को उस पर कैसे काम करना चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा ये काम हुआ है जी, क्योंकि हम लोगों से 1.5 गुना हेल्थ के स्टाफ वहाँ पे चाइना में है, जी। पॉपुलेशन लगभग बराबर ही है।
फिर भी वहाँ का हेल्थ सिस्टम फेल हो रहा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो तुरंत फेल हो जाएगा अगर लोग एक्सपर्ट नहीं है, हैंडल करने के लायक पेशेंट को नहीं है, क्योंकि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ भी कम है, डॉक्टर्स भी कम है। तो इस तरीके से एक चीज बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मॉक ड्रिल होने से लोग उनमें तैयारी और थोड़ा सा फास्टनेस ज्यादा हो गया है। एक बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग के पास दवाइयाँ हैं जिसको चाइना में भी लोग बहुत लाइक करते हैं जी, और अब तो वैक्सीनेशन भी है और वैक्सीन भी हम लोगों का उन लोगों से बहुत अच्छा है। हमारे वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद तथा सरकार को भी, क्योंकि सरकार ने इतनी तेजी से वैक्सीनेशन कराया है सबको जी। तथा बूस्टर डोज धड़ाधड़ लग रहा है। रोज 50,000 से ऊपर आदमियों को बूस्टर डोज लग रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी जो आपने बताया कि हमेशा सतर्क रहना है और तैयार रहना है, इस बात में आपके दम है। और इस तरीके से हम लोग अपने लोगों को बचाए हैं। अभी तक इन्फेक्शन नहीं हो पा रहा है, लेकिन एयर ट्रेवल और ये रोड ट्रेवल्स के लोगों पे ध्यान रखना है और स्क्रीनिंग जरूरी है, क्योंकि डायग्नोसिस हो या ना हो, ट्रीटमेंट आपके पास एक ही है जो हर वायरस में है जी। इसलिए आप ये मान के चलिए कि कोरोना की सीवियरिटी यहाँ हो सकती है। जी अनिल कुमार जी, बूस्टर डोज की बात की डॉक्टर आनंद ने। बूस्टर डोज हमारे लिए कितना अहम रोल रहेगा? अगर जनवरी में कोरोना का पीक आ जाता है तो बूस्टर डोज कितना अहम रोल रहेगा कोरोना को हराने में, और लोगों को कितनी मदद मिलेगी कोरोना संक्रमण से बचाव में? देखिए मैडम, जब हमारे यहाँ पे कोरोना आया था फर्स्ट टाइम, तो हमारे पास इतनी वैक्सीनेशन कुछ थी नहीं। हाँ। तो माइनर लक्षण आए थे, उसके बाद फिर डेल्टा वेरिएंट आया था, कुछ लोगों ने वैक्सीन उसमें लगवा ली थी जी। और हमने देखा था उसमें कम से 40 से 50% पेशेंट को क्यूरेबल करने में डॉक्टर को बहुत हेल्प मिली थी और पेशेंट की इम्यूनिटी भी बढ़ी थी। जिनको 1 डोज लगी थी या 2 डोज लगी थी वो और अच्छे 60% कवर हो गए थे। अगर बूस्टर डोज लग जाए तो हम कम से कम 80% कवर हो पाएंगे उसमें जी। और हमने ये भी देखा कि जैसे किसी को कोविड हो गया, उसको पहले से वैक्सीन लगी हुई है, अगर वो पॉजिटिव आ गया है तो उसको थोड़े माइनर लक्षण आते हैं, उसको रेस्पिरेटरी में दिक्कत तो आती है, पर उसमें इतना सीवियरिटी नहीं हो पाती कि उसको हम वेंटिलेटर तक लेके जाएं, उसको वेंटिलेशन की जरूरत पड़े। बट वैक्सीनेशन हमारी कारगर है। वैक्सीनेशन से हम पेशेंट को कम से कम भी 80% बूस्टर डोज जो लगेगी जी उसमें हम सिक्योर कर पाएंगे। अगर किसी को इम्यूनिटी अपनी चेक करनी है कि मुझे बूस्टर डोज लगी है, उसमें अगर करना है तो उसमें एंटीबॉडीज चेक करा के हम उसको देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी बूस्टर डोज की अगर मियाद की बात की जाए तो वो कब तक हमारे शरीर पर प्रभावी रहता है? मैडम कम से कम भी 6 महीने से 1 साल तक वो हमारे यहाँ पर एंटीबॉडीज जो बनती है वो कारागार रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर बूस्टर डोज लगती है तो हम कम से कम भी 80% वायरस से लड़ने की जो क्षमता है हमारे अंदर बढ़ जाती है। एंटीबॉडी है जो हम जैसे हम कहते हैं कि इम्यूनिटी हमारे यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों की बहुत ज्यादा है, तो हमारी जो वैक्सीन लगती है उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है और 80% हम कोरोना को मात दे पाते हैं उसमें। सर, कोविड की दूसरी लहर में हमने देखा अचानक से किस तरीके से ऑक्सीजन की भारी डिमांड हो गई थी और इतनी डिमांड हुई कि हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर कम पड़ गए, प्लांट नहीं थे उतने। लेकिन अब हमें पता है, पिछली लहर भी हमने देख चुके हैं, तो अगर कोरोना का पीक आता है, कोरोना संक्रमण दर बढ़ता है, तो इस बार क्या वैसे हालात बन रहे हैं? क्योंकि इस बार तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है निपटने के लिए। देखिए मैडम, पहले जब हमारे पास यहाँ पे जब कोरोना आया था तो हम उस तरीके से प्रीपेड नहीं थे। इस समय हम जो है पूरी तरीके से प्रीपेड है, हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है काफी और ऑक्सीजन हमारे पास भरमार है। इसके बाद जो हमने देखा तो हमें सबसे ज्यादा जो देखना पड़ा तो वेंटिलेशन की कमी देखनी पड़ी थी और सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन की बहुत कमी थी हमारे देश में उस समय। पर सरकार ने जो सब्सिडी और ये सब दिया है और जो प्लांट लगाने के लिए ऑक्सीजन का वो दिया है तो सब उसमें अब हमारे पास दिक्कत नहीं है ऑक्सीजन की। कैसा भी पेशेंट आएगा इसी तरीके से वेंटिलेशन भी हमारे यहाँ पे मेड इन इंडिया बनने लगे हैं, पहले बाहर से हम एक्सपोर्ट कराते थे। तो काफी चीजों पे हमें अब हर अस्पताल के अंदर वेंटिलेशन है, ऑक्सीजन प्लांट लगवा लिए कुछ लोगों ने। तो हमें अब इससे लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं, ऐसी पहले जैसी कमी नहीं होगी और हम इसको मात देने में कारगर रहेंगे। जी आनंद जी, नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार की तैयारी कैसी होनी चाहिए? हमें कैसे अपनी कमियों को पूरा करना चाहिए और पिछली बार की तरह कोरोना संक्रमण ना फैले, इसका कैसे हम पहले से ही एहतियात बरत सकते हैं? क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए? देखिए जैसे कि पहले कुछ नए ट्रेनिंग भी देने चाहिए जिससे हेल्थ वर्कर बढ़े और जितने भी आशा के वर्कर हैं उनको फिर से मॉक ड्रिल करा के उन्हें तैयार रखना है तथा बूस्टर डोज लगवाने के लिए हर जगह प्रमोट करना है और मीडिया तथा पुलिस को वैसे ही जागृत करना है। जैसे विगत 2
लहर में हुआ और काफी लोगों को जानकारियां भी मिली। हर जगह पुलिस वाले चेकिंग भी करते रहे कि बंदा वो लगा के चल रहा है, मास्क लगा के चल रहा है कि नहीं, डिस्टेंसिंग है कि नहीं, फिर भीड़ एक जगह इकट्ठा तो नहीं कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा पुलिस का, और पुलिस ने बड़ी भारी कंट्रोल किया बॉम्बे जैसे शहर में, दिल्ली जैसे शहर में जहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, कलकत्ता में। जी। तो इस चीज की तो बहुत जानकारी होना ही चाहिए जनता में, तथा बूस्टर डोज लगवाए, मास्क लगाए, समय समय पे रेडियो सुने क्योंकि क्या नोटिस जारी हो रहा है, क्या बताया जा रहा है। इन सब चीजों से हम लोग बचा सकते हैं। सरकार बहुत तैनात है। बिल्कुल सर, एक चीज और है कि अपनी इम्यूनिटी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, योग और एक्सरसाइज वगैरह, ये कितना कारगर साबित होगी? देखिए, बहुत अच्छा बात आपने पूछा क्योंकि हमारे सुभाषी मेडिकल कॉलेज में इसका रिसर्च हुआ है। जी। लॉन्गेविटी कोड कहते हैं इसको। तो लॉन्गेविटी कोड में ये देखा गया है कि अकाल में लोग बहुत कम मरते हैं क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ जाती है। भूखे रहने पे लीवर में इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ना चालू हो जाता है। तो 18 घंटे का 12 घंटे का कम से कम फास्टिंग रखें। जैसे रात में अगर 10 बजे बंदा खाना खाया है तो दूसरे दिन 3-4 बजे खाए खाना, बीच में कुछ ना खाए। तो वो स्ट्रेस क्रिएट होती है, तो उसमें डिफरेंट स्ट्रेस को फाइट करने के लिए हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलती है, तो उससे इम्यूनोग्लोबुलिन बनता है और वो इम्यूनोग्लोबुलिन बड़ा ही कारगर सिद्ध है। जबकि ये पहले हमारे यहाँ मैथोलॉजी में, हिंदू धर्म में और मुस्लिम्स में दोनों में फास्टिंग का बड़ा महत्व है। मुस्लिम्स में ईद में देखिए रोजा रखते हैं लोग 18-18 घंटे की फास्टिंग, तो बॉडी तैयार होती है बहुत तगड़ा। लेकिन वो साल भर में 1 ही 2 बार होता है और 30 दिन के लिए। लेकिन हमारे यहाँ हफ्ते में 2 दिन आजकल महिलाएं रहती हैं, बृहस्पतिवार शुक्रवार, जिसमें 48 आवर्स में बहुत गजब की इम्यूनिटी बन रही है। तो ओबेसिटी भी कम हो रही है, इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप फैट डाइट ले, क्योंकि इसके लिए प्रिपरेशन हम लोगों ने अभी देखा है, मिडिल चेन कहते हैं इसको, MCT ऑयल वाले जितने भी फैट्स हैं उसको आप खूब बढ़िया से खाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फास्टिंग जरूर है। फास्टिंग के साथ जी। तो अच्छे डाइट्स है, जैसे साग सब्जी ले, टमाटर ले, ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं। नींबू ले, प्याज ले, प्याज में सेलेनियम होती है। तो हम लोग सुरक्षित हैं। मसाले भी हमारे यहाँ इम्यून स्टिमुलेंट्स है, जैसे दालचीनी है, हल्दी है, अदरक का पाउडर है, ये सारी चीजें। डॉक्टर अनिल जी, आपसे पूछना चाहूंगी, आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगे, क्या क्या उनको एहतियात बरतना चाहिए ताकि वो संक्रमण से बच सकें? देखिए, मास्क जरूर लगाए जी। दूरी रखें, घरों में आने जाने वाले लोगों से थोड़ा सा दूर रहें और साबुन से हाथ धोते रहें जी। तथा अच्छा खाना खाएं, गर्म खाना खाएं और फास्टिंग जरूर रखें कम से कम 10-12 घंटे का। मतलब सवेरे आप खाना खा लिए तो फिर शाम को 6 बजे खाइए। इस तरीके से आपका बहुत ही अच्छा स्ट्रांग रहेगी बॉडी। और प्रोटीन लें, फैट लें, कोई कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सर। डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर आनंद शुक्ला जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगले 40 दिन हमें बहुत संभल के रहने हैं क्योंकि कोरोना का पीक आ सकता है। इसलिए सतर्कता और सावधानी बहुत जरूरी है क्योंकि यही चीजें हमें संक्रमण से बचाएगी। चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।